हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। ठीक है, आ जाइए बच्चों, जल्दी सेशन से जुड़ जाइए। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी, यह भी जो मनु भंडारी जी द्वारा लिखित एक आत्मकथा का अंश है, आत्मकथा है। इसको बेटा हम एक छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में पढ़ने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों, संक्षिप्त रूप में पढ़ने से पहले मैं एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ मैंने जैसे कि यहाँ देखिए, कुछ देखो व्हाइट कलर्स में है, कुछ है येलो, यानी पीले कलर्स में जो भी शब्द बोल्ड हुआ है, यानी कि पीला कलर है जिन शब्दों का, वो हमें अवश्य पढ़ना है। आप लोगों ने इसको यदि पढ़ लिया ना, व्हाइट को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सारांश सार यही होता है कि जो पाठ है हमारा लगभग 50% या 1/3 भागों में बढ़ जाए, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव तो आएंगे नहीं तुम्हारे, वैसे तो पूरा पढ़ना पड़ता। तो सार के रूप में मैंने जो येलो कलर्स में किया हुआ है ना, ये आपको पढ़ाई करना है, ये ध्यान, ये तो पढ़ना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए। पहले मैं आप लोगों को कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ कठिन शब्द हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ भी मैंने कुछ पीले कलर्स में कुछ शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो इसलिए कि उनको आपको याद ही करना है, पूछा जा सकता है। पूछा कैसे जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा, भग्नावशेष शब्द का अर्थ बताइए। एक कहानी यह भी में एक शब्द है भग्नावशेष, या एक कहानी यह भी से में आया भग्नावशेष शब्द का अर्थ बताइए। तो टूटे फूटे खंडहर जिसे कहा जाता है, खंडहर जिसे कहते हैं। अहमवादी क्या होता है? घमंडी होता है। विस्फारित क्या होता है? फैला हुआ। क्या होता है? फैला हुआ। आक्रांत क्या होता है? कष्टग्रस्त। निषिद्ध जिस पर रोक लगा दी गई हो। वर्चस्व जिस पर कोई अधिकार हो, दबदबा हो। राजेंद्र, राजेंद्र कौन था यहाँ पे? राजेंद्र यादव जी थे, जिनके साथ 1 इंच मुस्कान इन्होंने लिखा। कौन थे वो? इन्हीं के पति थे, इन्हीं के परमात्मा देवता जिसे कहते हैं। महाभोज, ये इनका मनु भंडारी जी का एक चर्चित उपन्यास, जिसमें प्रमुख पात्र हैं दास साहब। ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों, इसका पाठ का सार मैं पढ़ा देता हूँ आपको, याद मतलब मौखिक रूप से आदर्श उच्चारण कर देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको अड्डा 24/7 यूट्यूब पर मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी है। तो ध्यान सुनो। लेखिका कह रही है, वैसे तो मेरा जन्म है वो 1931 भनपुरा गांव, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन मेरी जो अधिकांश पुस्तकें हैं, 1 दर्जन लगभग पुस्तकें हैं, वो राजस्थान के अजमेर जिले से लिखी हुई हैं, जिसमें कुछ 1-2 को छोड़ करके परिवार के सदस्यों को मैंने उसमें जोड़ा है, ऐड किया है, और कोई भी उसमें नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी पहले इंदौर में रहते थे, अब अर्थ की कमी के कारण, धन की कमी के कारण, किसी इस परिस्थिति की वजह से उनका पास आर्थिक संकट आ गया, तो वो इंदौर छोड़ करके अजमेर आ गए थे, और अजमेर में मैंने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। यह उस समय का, यह वह समय था जब हम अजमेर में 2 मंजिला मकान लिया था। तो ऊपर वाले मंजिल में, यानी कि कमरे में, पिताजी का रूम था, जो बिल्कुल अस्त व्यस्त था। मैं जब भी देखती थी तो वो पढ़ते रहते थे, कभी अखबार, कभी किताबें, कभी कुछ कभी कुछ। वैसे वो उनके ज़्यादा जो उनका रुझान था, वो था राजनीति के क्षेत्र में। वो कांग्रेस सरकार के मतलब राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ वो अपने घरों में भी राजनीतिक मीटिंगें किया करते थे। और उस समय की बात है जब उस समय ये कुछ बच्चों को पढ़ाया करते थे, 8-8 10 बच्चों को घर पर ट्यूशन भी दिया करते थे। लेकिन उन्होंने फिर उस बाद में एक, यहाँ आने के बाद में उन्होंने एक शब्दकोश भी लिखा। लेकिन वो ज़्यादा लोकप्रियता तो उसे बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उनसे उनको कोई भी धनोपार्जन का काम कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे जैसे वहाँ पर राजनीतिक मीटिंग बैठती घर पर, जब भी मनु भंडारी चाय परोसने के लिए जाती थी, चाय देने के लिए जाती थी, तो पिताजी उसको पकड़ कर वहीं बैठा लिया था कि बेटा तू भी यहाँ बैठ, सुन, कि तुझे पता होना चाहिए कि देश के बाहर अंदर क्या चल रहा है। तो वह सुना करती थी, उससे उनको थोड़ा अच्छा खासा लगन हो गई, यानी कि थोड़ा सा उनको उस ओर, यानी कि जाने का एक मार्गदर्शन प्राप्त हो गया कि ये बहुत अच्छा कार्य है सब भारत को स्वतंत्र कराने का। उससे पहले लेखिका कहती हुई कि मेरे से 2 साल बड़ी एक सुशीला, जो उनकी सिस्टर, वैसे 5 भाई बहन थे ये, उनमें सबसे छोटी कौन थी? मनु भंडारी थी। ये कुछ सांवली भी थी, यानी काला रंग था इनका, और थोड़ा हाइट में भी कम थी। लेकिन इनके पिताजी थे वो गोरे रंग को पसंद करते थे, तो सुशीला थी वो गोरे रंग की थी। उस समय एक शादी की उम्र भी थी, कक्षा 10 पास करना, और 16 साल की थी। तो कुछ समय पहले ही वह, उसकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, वह शादी करके कोलकाता जा चुकी थी।
और मैं जब यह प्राप्त करती उससे पहले मेरे जीवन में बहुत सारे मोड़ आए। और जब कक्षा 10 की तक की बात करूँ तो वही था, घर में राजनीतिक माहौल होना, मीटिंगें होना, एक दूसरे के बारे में जयकार लगाना, नारे लगाना, तो उनसे मैं सीख करके ही मैं भी बाहर युवा स्थिति मेरी थी। मैं एक साधारण लड़की थी, असाधारण बनने में मुझे कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा, तो मैं भी बढ़ चढ़कर युवाओं के साथ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन में भाग लेने लग गई। अब वहाँ पर एक मित्र थे, मेरे मेरे पिताजी के दकियानुसी, वो आकर कहते हैं कि मन्नू का तो दिमाग खराब हो गया है, अब तुम्हें तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। अब उन पिताजी को बिल्कुल भड़का कर वो चले गए। चले गए तो अब आए पहले ही, लेकिन माँ ने पहले ही कह दिया था कि माँ को उन्होंने पहले ही बता दिया था। नहीं, ये ऐसा नहीं था कि, लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान रखना है। एक और पत्र आता है इनका कॉलेज से, प्रधानाचार्य जी का, मैम जो होती हैं, तो उन्होंने कहा था कि अपनी मनो भंडारी को, यानी मनो को संभाल लो, इनको यहीं पे रखो, इनके कारण से हमारी पढ़ाई नहीं होती है बच्चों की भी। लेकिन जब पिताजी आग बबूला होते वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि 3 लड़कियों के कारण पूरा कॉलेज भंग हुआ पड़ा है। यानी उन जब पढ़ाई होती है और मन्नू एक बार कह दे, आवाज़ लगा दे कि बाहर आपको धरना देना है, मेरे साथ रहना है, तो पूरे कॉलेज की लड़कियाँ, लड़के सब उनके साथ आ जाते थे। एक अंबालाल जी बताया जाता है कि यहाँ पे, और वो उन्होंने बहुत बड़ाई करते हैं। एक दिन वो जैसे उनको चौक पे देखा, बहुत अच्छा भाषण दे रहे मनो भंडारी, तो कहते हैं अरे वाह क्या बात है। इनके पिताजी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रहे थे, तो उनके पिताजी भी बढ़ चढ़कर, थोड़ा मनोबल उनका बढ़ गया। और जब प्रधानाचार्य ने ऐसा कहा तो उन्होंने सोचा कि चलो मेरी बेटी मेरे सिखाए हुए पद चिन्हों पर चल रही है, और कोई तो नहीं चला 4 में 5 में से, लेकिन छोटी बेटी वो चल तो रही है। लेकिन ये जब तक चलता रहता है, जब तक उनकी राजेंद्र यादव जी से शादी नहीं होती। उनके साथ एक रचना भी लिखती है, 1 इंच मुस्कान लिखती है, ठीक है। और फिर अंत में क्या होता है कि जुलाई माह में शीला अग्रवाल, जब, उससे पहले की थोड़ी घटना और बता देता हूँ। जिस स्कूल में पढ़ी वो 1 साल पहले ही वो कॉलेज बनी थी, उसी में उनका दाखिला हो जाता है। तो वहाँ उनकी शीला अग्रवाल है, उनकी प्राध्यापिका के रूप में वहाँ चयनित हो जाते हैं वो। तो वो आते हैं तो उन्हीं के मार्गदर्शन से वो साहित्य की ओर मुड़ जाते हैं। तो वहाँ जैनेंद्र अगे, जिगा शेखर, इनके बहुत अच्छे-अच्छे उपन्यास वो पढ़ते हैं। तो सुनीता है, जैनेंद्र जी का बहुत अच्छा लगता है उन्हें। शेखर अगे जी का भी है, नदी के द्वीप है, उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो उनको पढ़कर वो साहित्य में लिखना प्रारंभ भी कर देते हैं। और राजनीति में उनके पिताजी के द्वारा पदचिन्हों पर चलते, तो राजनीति वैसे अच्छी लगने लग गई, तो वो भी युवाओं के साथ जगह जगह पर धरना देना शुरुआत हो गई थी। तो इस प्रकार से ये एक आत्मकथा जो लिखा है उन्होंने, अपनी जवानी किस प्रकार से एक साधारण लड़की से असाधारण बनती है, अपनी पूरी युवावस्था है इसके अंतर्गत लिखा है उन्होंने। किस प्रकार से मैं साधारण थी, एक नॉर्मल, एक सामान्य लड़की थी, फिर कैसे मैं असाधारण बनने लगी हूँ। तो ये सब जो मैंने किया हुआ है ना, येलो कलर्स में यानी कि पीले कलर्स में किया, ये सब आपको पढ़ाई करनी है। ध्यान रखना है, यहीं से प्रत्येक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखो मैंने बताया था ना, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली पतली थी, लेकिन पिताजी गोरा रंग पसंद था, इसलिए वो थोड़ा मुझसे उनका लगाव बहुत कम था। लेकिन जो सुशीला थी उनके उससे कुछ ज़्यादा वो प्रेम करते थे। वो ये खेलों के नाम याद रखना है, खेले सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों का ब्याह रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है, पतंग उड़ाने का कांच पींचकर मांझा भी काम किया है। लेकिन वो कहते हैं कुछ सीमाएं थी, लेकिन सीमा पूरा मोहल्ला था, ऐसा नहीं था कि किसी घर में नहीं जा सकते थे हम लोग। तो ये सब आप लोगों को देखना है प्यारे बच्चों। अब देखो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार मनो भंडारी जी ने बहुत अच्छे से राजनीति में भी और साहित्य के क्षेत्र में, देख लो ये जो कर रहे हैं ना कॉलेज के बाहर। और ये आपको एक चौक है, देखो ये बोलते हैं ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, अम्बालाल जी ही बोलते हैं, भंडारी जी को कहते हैं ये, ठीक है। और ये देख लो चौक के अंदर, ये मनो भंडारी जी हैं, ये देख लीजिएगा, ये सॉरी ये है मनो भंडारी जी, ये देख लीजिएगा। यहीं से अम्बालाल जी ने देखा और वो पिताजी, इनके पिताजी को शाबाशी देने के लिए पहुंच गए। इन्हीं के डॉक्टर साहब ये अम्बालाल थे, तो इन्हीं के ये कहती भी यहाँ इनका धन्यवाद भी देती हैं कि क्या पता मैं इन्हीं की बढ़ाई कारण पिताजी से बच गई। लेकिन उस दिन तो पिताजी आग बबूला होकर गए थे कॉलेज में। अब वो कहे भी थे ये मर जाती तो भी अच्छा होता। वो बहुत कुछ कहते हैं कि मेरे 4 बेटे बेटियां भी थी, उन्होंने कभी मुझे ये दिन नहीं दिखाया। बस एक ये है 5वीं जो मुझे ऐसा झुकना पड़ रहा है कि कॉलेज से मुझे फ़ोन आया, पत्र आया है कि मुझे बुला रहे हैं, इसकी शिकायत आई है।
तो उस दिन ये घर भी नहीं आती है, ध्यान रखना है। माँ को कह देते जब गुस्सा ठंडा हो जाए ना तो मुझे बुला लेना, लेकिन फिर माँ कहते हैं कि चलिए यार ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो पिताजी आके धन्यवाद भी कहते हैं कि शाबाश, तुम्हारे 3 बच्चों के कारण पूरा कॉलेज टिका हुआ है, जब तुम कह देती हो तो पूरा आंदोलन खड़ा करने के तुम्हारे साथ रहते हैं, तो इनको धन्यवाद भी देते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखना है। अब हमें कुछ चीज़ें और सीखनी है। देखो भाषा अध्ययन, अब इसमें क्या है, जैसे देखो लू उतारी, यहाँ पर लू उतारी मुहावरे का अर्थ क्या है मैंने अच्छे से लिख दिया है। पढ़ाई न करने पर पिताजी ने अच्छी तरह से बच्चे की लू उतारी में बहुत मनजाई की, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको पिटाई नहीं खानी, ना तो टीचर से खानी ना माता पिता से खानी। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों बस उतना याद रखना है, बस काफ़ी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। फिर आग लगाकर चले गए और पिताजी की सारे दिन भर भभकते रहे। तो आग लगाने का अर्थ क्या होता है, आग लगाया किसने, दकियानुसी मित्र ने। कहता है ना मनु को तो उसके सिर पर तो पता नहीं क्या है, वो तो पागल हो गई है, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है या नहीं है, ये है वो है। तो पिताजी आग बूले हो चुके थे। तो वही बात यहाँ है। एक है यहाँ पर थू थू करके चले जाए। थू थू करना क्या होता है, मनुष्य के गलत कार्य करने पर लोग थू थू करते हैं। आग बबूला हो गए मतलब होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक आग बबूला हो गया। अब देखो मैं आग बबूला कब होऊंगा, गुस्से में कब आऊंगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो सेशन ले रहा हूँ बस वो पढ़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं तुम्हें 100% नंबर दिलाऊंगा जब मैं बार बार प्रत्येक सेशन में ये कहता हूँ। और फिर भी तुम मुझे 100 में से 99 नंबर ला के देते हो, तो गुस्सा तो आएगा ना, एक नंबर क्यों नहीं लाए, और क्योंकि मुझे अपनी बार 100 में से 100 नंबर चाहिए। और बेटा आज कह रहा हूँ ध्यान रखना, बहुत बार भी किया है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना। चाहे तो MCQ हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो अनुच्छेद लेखन हो, चाहे अब कुछ भी हो, पूरा कंप्लीट सिलेबस, चाहे व्याकरण का हो। व्याकरण मैंने कंप्लीट करा दिया, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। ग्रामर मिलेगा वहाँ पे, उसमें आपको क्षितिज भाग 2 भी मिलेगी और कृतिका भाग 2 भी मिलेगी आप लोग वहाँ पे। तो कैसा लगा आज का सेशन, कोड यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, निश्चय बैच में करना है, ज्वाइन होना है, और आप लोगों को अंग्रेजी सीखना है तो भी कोड यूज करना है। आप लोगों को एक ही कोड यूज करना है, Y323 बस। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, तो प्यारे बच्चों आपको डाउनलोड करना होगा अड्डा 24/7 ऐप। अब आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो, अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हो। तो प्यारे बच्चों ईमानदारी से पढ़ते रहना और लाइक वगैरह देख लीजिएगा, अच्छा लगता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। ओके टाटा बाय बाय।